Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, BDS इंडिया कन्वेंशन, मुझे यहाँ पे दावत देने के लिए, और ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं आप हज़रात के सामने कुछ बातें करूँगा. And I'm also very happy that the peace message is being raised from the Gandhi Peace Foundation. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि फ़लस्तीनियन की सॉलिडारिटी में, उनके सपोर्ट में और उनकी तायीद और मुदामत में जो आप लोगों ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है गांधी पीस फाउंडेशन में, तो ये भी एक मैसेज है जो पीस का मैसेज है, जो अमन और सलामती का मैसेज है. इसमें कोई शक नहीं है कि फ़िलिस्तीन का जो क़ज़िया है, जो फ़िलिस्तीन का जो मसला है, वो एक आलमी मसला है, आलमी क़ज़िया है, एक इंटरनेशनल इशू है जिसकी तरफ पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि कैसे इस मसले को सुलझाया जाए, कैसे इस मसले को का सॉल्यूशन और उसका हल ढूंढा जाए. और ये भी एक बात तय है कि फ़िलिस्तीन का जो मसला है ये आलम अरब हल नहीं कर सकता. जो हालात आप देख रहे हैं, हालात आपके सामने हैं कि आज आलम अरब में, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है. जिस अरब स्प्रिंग के बारे में हम लोगों का जब ये स्टार्ट हुआ था ट्यूनीसिया से, तो एक अच्छी खबर थी आलम अरब के लिए कि नहीं, अब डेमोक्रेसी अब आलम अरब में आएगी और पूरे आलम अरब में जो आवाम एक डेमोक्रेटिक सिचुएशन में सांस लेंगे, एनवायरनमेंट में सांस लेंगे. लेकिन 2 साल की मुद्दत में ही अरब स्प्रिंग ने अपनी सांसें लेना बंद कर दी. और इजिप्ट और लीबिया के हालात थोड़े से वो हालात क्या हुए बल्कि और बिगड़ गए. वहाँ तो जिसे हुस्नी मुबारक का तख्ता पलट गया, बाद में फिर अगर जब मुर्सी आए डेमोक्रेटिकली इलेक्शन होने के बाद, ही वॉज इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली, लेकिन फिर हालात कैसे आए. फिर मोहम्मद सीसी, अभी अब्दुल फत्ताह सीसी हैं जो वहाँ के फ़ौज हैं, और फिर वही डिक्टेटरशिप है. लीबिया में मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी चला गया, लेकिन हालात वहाँ के क्या हो रहे हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है कि कैसे मुल्क को आगे बढ़ाया जाए. ट्यूनीसिया में भी यही हुआ. पिछले साल राशिद अल गनूशी यहाँ पे आए थे, वो नाज़ा पार्टी के, हालांकि मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ताकत पार्लियामेंट में नहीं दिखा पाए हैं. तो ये अरब के हालात हैं जो फ़िलिस्तीनी क़ज़िया, जो क़ज़िया फ़िलिस्तीन पर, जो मसले फ़िलिस्तीन को एड्रेस करता है. तो आलम अरब, अगर हम ये यकीन करें या ये सोचें कि मिडिल ईस्ट या तमाम आलम अरब जो ममालिक हैं वो इस मसले को हल कर देंगे, नहीं कर सकते. हमारे जो अरब एम्बेसीज, यहाँ के एम्बेसडर्स हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत कभी होती है, मैं उनसे मिलता हूँ. एक लेबनीज़ एम्बेसी से भी मेरा ताल्लुक़ है, मैं वहाँ पे काम करता था और कभी कभी अभी भी करता हूँ. तो उन लोगों का ये कहना होता है कि भाई ये मसला तो अब वो UN के पास है, अब UN ही इसका सबसे अच्छा रखवाला है और वही कुछ कर सकता है. आप लोग जानते हैं कि UN क्या चीज़ है. जब भी वहाँ पे मासूमों पर और गाज़ा के लोगों पर और फ़िलिस्तीन अमूमन तमाम फ़िलिस्तीन पर जब लोगों के ऊपर अत्याचार या जुल्म और फसाद मचाए जाते हैं, तो इसकी तरफ से, UN की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाता है कि ये मज़म्मत का स्टेटमेंट, कंडमनेशन का स्टेटमेंट. लेकिन उसके बाद क्या, उसके फिर और दायरे कार में क्या क्या आता है, उसके क्या एक्शन लेने चाहिए, उसके बारे में और कोई बात नहीं होती. और दूसरी बात यह है कि जब भी इस तरह का कोई मामला आता है, फ़िलिस्तीन के रहनुमा महमूद अब्बास या उससे पहले यासिर अराफात बेचारे पूरी दुनिया में घूम के लोगों को अपनी तरफ, अपने ख्यालात से उन्होंने आगाह किया, फ़िलिस्तीन के हालात से लोगों को आगाह किया. और एकजुट में लेकर के आने के बाद जब वहाँ पे कोई अकॉर्ड होता है, यहाँ पे कोई कुछ अब पास होना होता है इंटरनेशनल फोरम पर, तो आप जानते हैं कि US आकर के वीटो कर देता है. अब वो सारा जो उसकी सारी मेहनत होती है वो उस पर पानी फिर जाता है, और फिर वो सारी मेहनतें फिर वो रायगा चली जाती है, चाहे वो यासिर अराफात हो या वो महमूद अब्बास हो.
ये हालात हैं फ़िलिस्तीन के। आपको ये मालूम होगा कि फ़िलिस्तीन का मसला, यानी फ़िलिस्तीन की, आप लोग ये भी जानते हैं कि फ़िलिस्तीन में जहाँ पे इज़राइल है, 1948 में जो फॉर्मेशन ऑफ इज़राइल हुआ, हाउ डिड इट हैपन? 1917 में, यानी जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी, उसी दौरान 1917 में एक बेल्फोर डिक्लेरेशन था, बेल्फोर। उसमें ये बात आई कि इज़राइल का जो है गठन या इज़राइल का फॉर्मेशन या उसकी तश्कील जो है आलम अरब में होना चाहिए, और उसकी जगह जो सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है वो फ़िलिस्तीन है। और चूंकि यहूदियों का, इज़राइलियों का, जिसे हम बनी इसराइल कहते हैं, बनी इसराइल एक्चुअली क्या है? बनी इसराइल, बनी का मतलब होता है बनू मीन्स औलाद या बेटा, और इसराइल मीन्स अब्दुल्ला। इसराइल मीन्स होता है अब्द, और ईल मीन्स अल्लाह होता है इसका मतलब, यानी खुदा के बंदे, यानी खुदा के बेटे, या जो भी कह सकते हैं। इसराइल अब्दुल्ला, यानी इसराइल एक्चुअली नाम था एक प्रोफेट का, याकूब, जैकोब, इसको हम याकूब बोलते हैं, उनके बेटे जोसेफ थे, तो उन्हीं के नाम से इसराइल, अभी जो उन्होंने कंट्री उन्होंने फॉर्मेशन की उन्हीं के नाम से रखा है। तो ये बनी इसराइल जो है उसी के ऊपर वहाँ पे फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि यहूदियों की जो पहले से भी जो जगह रही है वो वही जगह रही है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थ्री रिलीजन्स, सेमिटिक रिलीजन्स, Islam, Christianity and Judaism belong to Abraham. He is the ancestor of these three religions, and he also belonged to a religion that is called the Deen and Hanif. That is called Deen and Hanif, the straight, the religion which run or which goes on a straight path. That was the Deen and Hanif. That is Abraham. So because all these three religions belong to Abraham, territory is the land of the Israel. But it is not the fact, because Ibrahim was not a Jew. He might be the father of the three religions, but he was not a Jew, because he was belonging, or he was heading a religion that was called Deen al-Hanif. And Deen al-Hanif, the Islam was also called a Deen al-Hanif. The Islam is also called a Deen al-Hanif because Islam is also belonging to the principle and the teaching of Abraham. So I am not going to to spread this talk or this discussion to the another side. We are talking for the peace of Israelis, peace of Palestinians. So I am coming to the point actually. So in 1948 Israel was formed on the heart of the Arab world. एंड आप जानते हैं कि किसी के दिल में अगर कोई चीज़ ठोंसी जाए या कोई कील गाड़ी जाए तो आपको पता चलेगा कि महसूस होगा कि कितनी तकलीफ होती है। लेकिन शुरू के 10-15 साल में तो आलम अरब को बहुत तकलीफ हुई उस कील के गढ़ने को। लेकिन कुछ 1967 के वॉर के बाद इनकी कील जो है पता नहीं उठा ली गई या इसका जख्म खत्म हो गया। उसके बाद जो है इनको अब उसका कोई एहसास नहीं है। अब बेचारे सिर्फ अकेले लड़ने वाले कौन रह गए? ये इजराइल रह गए, ये पैलेस्टीनियन रह गए। यही अब उस कंट्री को इन जो आप कहेंगे कि जो एट्रोसिटीज़ जो इजराइल ने किया, इन सब फ्री होने के लिए इन लोगों ने अपनी जद्दोजहद, अपनी कोशिशें करनी शुरू की। अब तक वो इस परेशानियों से उबर नहीं पाए हैं। 1967 के वॉर के बाद फिर 1970 यम किपुर पे वॉर होता है। 1967 के वॉर में ये लोग तो इतने ऐसे यहाँ तक उनके पैर और हाथ फैल गए 1972 तक कि गोलान हाइट्स, सीरिया का वो एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया। लबनान का जो साउथ ऑफ लबनान का जो लितानी रिवर है उसकी कुछ ज़मीन वो कैप्चर कर ली। उसके बाद वो जो वेस्ट बैंक है वो उसके पूरे हाथ में आ गया। फिर सिनाई पेनिनसुला जो है वो उसके पूरे कब्जे में आ गया। इन सब चीज़ों के आने के बाद अब इसराइल का तो फिर उसकी लॉटरी लग गई। फिर उसके बाद दुनिया के सामने वो अपने आप को ये इस तरीके से ये पेश करने लगा कि हम ही जो हैं मजलूम हैं। और उसकी सबसे बड़ी तस्वीर थी वो है जो यूरोपियन हॉलोकॉस्ट जो उनके ऊपर हुआ था। उसकी रोशनी में उन्हें पूरी दुनिया के सामने अपने आप को इस तरह मजलूम तक पेश किया कि बस उनकी तरह मजलूम और कोई नहीं, बल्कि हालांकि जो वो मजालिम और जो जुल्म
फिलिस्तीनियों पे वो कर रहे हैं, आज तक दुनिया की इंसानियत की तारीख में आज तक इस तरह की कोई जुल्म अब तक नहीं हुआ है। जो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे अब देख रहे हैं, जब भी वहाँ पे जंग हुई, चाहे वो 8 दिन की जंग रही हो या 2 महीने की या 3 महीने की, आपने मासूम बच्चे, बूढ़े और औरतें ज़्यादा उसमें हलाक हुई हैं, जवान लोग बहुत ही कम, वही लोग हलाक हुए हैं जो उनके साथ फाइट करते हैं, जो उनके साथ लड़ते हैं, वरना तो मासूमों की जान ज़्यादा गई है। इसलिए इन हालात में जो ये BDS फाउंडेशन और से जो ये आवाज़ उठाई जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत इसको सराहने की ज़रूरत है, इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा फाउंडेशन है जहाँ से इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जैसे अगर मुसलमान भी बहुत सारे आपने देखा होगा कि वो लोग भी कभी कभार जंतर मंतर पे और दूसरी जगहों पर भी वो कन्वेंशन या इस तरीके से वो लोग रैलियां निकालते हैं, लेकिन उसका असर उतना नहीं होता है जितना आपकी तरफ से होगा, क्योंकि उनका ये एक है कि मुसलमान तो करते ही हैं, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए वो मुसलमान ब्रदरहुड होने की वजह से, इस्लामिक बरादरी की होने की वजह से वो उनकी तरफ से उनकी जिम्मेदारी वो करते रहेंगे, लेकिन उसका कोई हल नहीं होता है। लेकिन आप जब यहाँ से करते हैं तो इसका जो मैसेज है ये इंटरनेशनल लेवल पर जाता है और इस बात को, इस अम्र को, और ये जो आपने यहाँ से जो मैसेज जाएगा इसको हर जगह से इस बात को सुनी जाएगी और इसका एक अलग ही इम्पैक्ट होगा जो आज इस फिलिस्तीनियन लोगों के लिए जो एक ज़रूरत है, यहाँ से ये आवाज़ उठेगी। और दूसरी बात है जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत खुसूसी तौर पर जो इसका रवैया है फिलिस्तीन के हवाले से, फिलिस्तीन के ताल्लुक से, ये बहुत ही तकलीफ देह है। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को याद कीजिए कि उन्होंने फिलिस्तीन के मसले को कैसे हिंदुस्तान से इस तरह से जोड़े रखा कि उससे अलग नहीं हुआ। इंदिरा गांधी भी उसी लय पे चलती रही, राजीव गांधी ने भी नहीं कभी कुछ किया, लेकिन हरचंद के इन लोगों ने, इनकी हमदर्दी उनके साथ थी, लेकिन सिफारती ताल्लुकात और सियासी ताल्लुकात कायम नहीं हुए थे। लेकिन नरसिम्हा राव ने 92 में जब ये रिलेशनशिप उन्होंने उनके साथ कायम की, हमें बहुत ही यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर तमाम हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भी पूरी हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज किए, लेकिन उसका कोई असर हुआ नहीं, बल्कि ताल्लुकात बढ़ते गए। और जैसा कि रिपोर्ट में है, सारी चीज़ें हैं, कैसे कैसे ताल्लुकात बढ़े, उस पर तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मौजूदा हुकूमत का जो रवैया है ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह है कि इन्होंने जो उस दौरान ये हुकूमत आने से पहले जो मजालिम ढाए गए फिलिस्तीनियों के ऊपर, पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं हुए। ये बहुत ही बड़ी तकलीफ दे बात है और ये इसको जैसा कि आप लोगों ने महसूस किया है, यहाँ के मुसलमानों ने भी, और इस तरीके से हर उस आदमी के लिए भी जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसको तकलीफ पहुँची है। इसलिए जो आप यहाँ से आवाज़ उठ रही है BDS से, इसको और आगे बढ़ा करके इसको ले जाने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर का दौरा होने वाला है इसी साल, तो अब उससे किस तरीके से और किस पोजीशन में आप उसको और आगे लेकर जा सकते कि ये दौरा ना हो, तो ये हम इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं और हम दुआ करते हैं कि भाई ये जो आपका जो ये तहरीक है, एक मूवमेंट है, ये एक ऐसे मूवमेंट की शक्ल ले कि फिलिस्तीनियों के ऊपर मजालिम बंद हो और उनका जो हक है वो उनको उसका हक मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम यू हैव गिवन टू मी। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड एंड फॉर माई डिपार्टमेंट अरबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच।